इतिहास में ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दिन में नहीं घटती, बल्कि वो आने वाली पूरी सदी का भविष्य तय कर देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही घटना की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 13 अप्रैल 1919 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के माथे पर लगा एक ऐसा कलंक है जिसे शायद सदियों की बारिश भी कभी नहीं धो सकती। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसने इस भयानक त्रासदी को जन्म दिया। और इसकी शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के खत्म होने से। देखिए, पहले विश्व युद्ध में भारत ने बहुत बड़ा त्याग किया था। लाखों सैनिकों ने अपनी जान दी थी। तो उम्मीद तो यही थी कि इसके बाद कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ स्वायत्तता मिलेगी। पर ब्रिटेन ने इनाम के बदले में क्या दिया? और भी ज्यादा कठोर कानून, और भी ज्यादा सख्त पाबंदियां। इस कानून को लोगों ने नाम दिया काला कानून। और असल में यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में दबे हुए गुस्से को एक भयानक आग में बदल दिया। न दलील, न वकील, न अपील। रॉलेट एक्ट की सारी क्रूरता ना बस इसी एक लाइन में सिमट जाती है। सोचिए, एक ऐसा कानून जिसने लोगों से उनके सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार ही छीन लिए थे। और यहाँ से अमृतसर में हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगते हैं। शांतिपूर्ण विरोध का जवाब जब बल से दिया गया तो जाहिर है पूरे शहर में आक्रोश भड़क उठा। अब बात करते हैं 13 अप्रैल की, एक ऐसा दिन जिसकी शुरुआत तो जश्न से हुई थी, लेकिन उसका अंत एक ऐसे बुरे सपने में हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो जरा उस दिन का मंजर सोचिए। एक तरफ बैसाखी का त्योहार, पंजाब का सबसे बड़ा फसल उत्सव। गांव से लोग आए हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, सब स्वर्ण मंदिर में दर्शन करके पास के जलियांवाला बाग में थोड़ा सुस्ता रहे हैं। और दूसरी तरफ उस बाग की बनावट, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और आने जाने का सिर्फ एक बहुत ही तंग रास्ता। यही रास्ता कुछ ही देर में एक जानलेवा पिंजरा बनने वाला था। और फिर माहौल में एकदम से एक खौफ भर जाता है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी टुकड़ी के साथ पहुंचता है और उस इकलौते रास्ते को बंद कर देता है। कोई चेतावनी नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक शब्द, एक हुक्म जिसने उस बाग में कयामत ला दी। पूरे 10 मिनट तक लगातार बिना रुके बिना थमे गोलियां चलती रहीं। सैनिकों ने उस फंसी हुई निहत्ती भीड़ पर कुल 1650 राउंड गोलियां दागी। और उस बाग में जो एक कुआं था, बाद में उससे 120 लाशें निकाली गईं। ये वो बदनसीब लोग थे जिन्होंने गोलियों से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। लेकिन क्रूरता सिर्फ गोलियों पर ही नहीं रुकी, वो तो पूरी रात जारी रही। जब शहर में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया और घायलों को उसी अंधेरे में बिना किसी मदद के तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। वो नरसंहार तो खत्म हो गया था, लेकिन उसका असर तो अब शुरू हो रहा था। इस एक घटना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई और बहुत मजबूत राह दिखाई। डायर को अपने किए पर जर्रा भी पछतावा नहीं था। उसका ये बयान ये साफ साफ दिखाता है कि उसकी सोच कितनी क्रूर और ठंडी थी। डायर को जो तथाकथित सजा मिली और इंग्लैंड में जो उसका वीरों जैसा स्वागत हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। मतलब हजारों बेगुनाहों के कातिल को सजा नहीं बल्कि सम्मान दिया गया। ये तो जैसे जले पर नमक छिड़कने वाली बात थी। इस नरसंहार की आग ने दो अलग अलग तरह की चिंगारियों को जन्म दिया। एक तरफ थे भगत सिंह जैसे नौजवान जिन्होंने उस बाग की खून से सनी मिट्टी को अपनी प्रेरणा बना लिया, और दूसरी तरफ थे उधम सिंह जिन्होंने इसे अपने प्रतिशोध की और यहाँ शुरू होता है उधम सिंह का वो सफ़र जो यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसी कसम जिसे पूरा करने में 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल लग गए। उन्होंने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफ़र किया, सिर्फ एक मकसद के लिए, माइकल डायर को उसके किए की सज़ा देना। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्रूरता के सिर्फ उस एक काम ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत को कितनी ज्यादा तेजी दे दी। क्योंकि इस घटना ने ये साबित कर दिया था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा।